17 जून 2026 बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटिया गांव में एसटीएफ की टीम और शाहपुर पुलिस के बीच एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन के दौरान 28 साल के भरत भूषण तिवारी पुलिस के इनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घायल हुए भरत तिवारी को शाहपुर जिले के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बाद में उसे पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है, जहां इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो जाती है। भरत तिवारी के फेसबुक लाइव में ये साफ दिख रहा है कि उसने अपना पिस्तौल फेंक के पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है। लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और तो आखिर किसके कहने पर पुलिस ने सरेंडर करने के बाद भी भरत भूषण तिवारी पर गोली चला दी? आखिर कौन था भरत भूषण तिवारी और पुलिस ने सरेंडर करने के बाद भी उस पर गोली क्यों चलाई? क्या भरत तिवारी सिस्टम के लिए एक खतरा था या वो एक सच्चा नागरिक था जो अपने और अपने लोगों के हक के लिए आवाज उठाता था? तो आखिर क्यों लोग उसे क्रांतिकारी बता रहे हैं और उसकी तुलना भगत सिंह से की जा रही है? आज इस वीडियो में हम भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर केस की तह तक जाएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भरत को सिस्टम के अगेंस्ट जाना पड़ा। अगर आप सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ें तो भरत तिवारी एक नाम था, लेकिन हर नाम के पीछे एक इंसान होता है। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटिया गांव का रहने वाला था। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी एक रिटायर्ड पुलिस ड्राइवर थे। भरत एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। भरत एक बीएससी ग्रेजुएट स्टूडेंट था जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। पर हर कहानी की तरह भरत की कहानी में भी एक टर्निंग पॉइंट आता है। इस घटना से ठीक एक साल पहले 2025 में भोजपुर जिले में एक बहुत बड़ी बाढ़ आती है और देखते ही देखते बाढ़ के पानी में भोजपुर जिले के कई इलाके डूब जाते हैं और उन्हीं इलाकों में से एक इलाका जवनिया गांव होता है। सैकड़ों परिवारों ने इस बाढ़ में अपना घर खो दिया था। किसी की खेत डूब गई, किसी का मकान बह गया, तो किसी की सालों की जमा पूंजी सब कुछ इस बाढ़ में चला गया। सरकार चाहे तो 9 करोड़ में गांव बस जाता, लेकिन 1 करोड़ भी यहाँ खर्चा नहीं हुआ। वोट मांगने आएंगे तो लोग क्या करेंगे इस बार? आप ना पूजा कोई जाई और का कोई जाई। गवर्नमेंट ने सर्वे करवाया और बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए वहां पे बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं और हर बार की तरह बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। लोगों को भरोसा दिया गया उन्हें दूसरी जमीन, नए घर और सबको बसाया जाएगा। लेकिन महीने बीत जाते हैं और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। और इसी बीच एक नाम बार बार सामने आने लगता है, भरत भूषण तिवारी। उस वक्त भरत के पास ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन और ना ही किसी का सपोर्ट था, पर फिर भी वो उन बेघर हो चुके लोगों के लिए आवाज़ उठाना शुरू करता है। भरत फेसबुक लाइव, वीडियोस और अपने पोस्ट के जरिए सिस्टम से सवाल करने लगता है। भारत भोजपुर जिले के डीएम को टैग करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाता है और बार बार एक ही बात रिपीट करता है, बाढ़ से पीड़ित हुए परिवारों को उनका हक मिलना चाहिए। बिहार सरकार से, खास करके बिहार के सीएम से और भोजपुर प्रशासन से मैं मांग करता हूं और इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे प्रशासनिक लोग आके यहाँ पे सर्च करें। खास करके हमारे भोजपुर के जो डीएम साहब हैं, आप आइए यहाँ पे और ये धरातल को आप खुद से भ्रमण कीजिए। गांव वालों का कहना है अगर भरत बार बार प्रेशर नहीं बनाता तो शायद ये मुद्दा इतना हाईलाइट नहीं होता। भरत अपनी वीडियो में एक और मुद्दा उठाता है। उसका कहना था कि इस एरिया के लिए पहले ही 52 करोड़ का एंटी इरोजन प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था। भरत का सीधा सवाल था, अगर प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है तो काम शुरू क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट नहीं थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अकाउंटेबिलिटी पर सीधा सवाल था। इसके कुछ समय बाद बाढ़ पीड़ित परिवारों को बिलौटिया गांव के बाहर एक जगह अलॉट की गई। गवर्नमेंट की तरफ से परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई। पहली नज़र में लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। जहां बाढ़ पीड़ित परिवारों को बसाया गया था वो जमीन आसपास के एरिया से नीचे था। बस एक जोरदार बारिश और पूरा इलाका एक बार फिर से बाढ़ ग्रस्त हो जाता। भरत उस एरिया में पहुंचता है और फेसबुक लाइव के माध्यम से वहां की स्थिति सिस्टम को दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ का जो ये मिट्टी का समस्या सबसे बड़ी समस्या अभी का और भी समस्या है, लेकिन फिलहाल में सबसे बड़ा ये समस्या है। थोड़ा देखिए आप सभी दूर तक सब ये पोल लग गया है, सब गड्ढे में ही है। अगर बात सिर्फ यहीं पर खत्म हो जाती तो भरत सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में याद रखा जाता। लेकिन सिस्टम से बार बार लोगों के हक के लिए लड़ते लड़ते भरत इस करप्ट सिस्टम के सामने घुटने टेक देता है। पहले जो भरत तिवारी अपने पोस्ट में डेवलपमेंट की बात करता था, वो अब इस सिस्टम और सिस्टम के लोगों की आलोचना करने लगता है और वो अपनी वीडियोज में
सिस्टम खराब है, सिस्टम को बदलना पड़ेगा, ऐसी बातें करने लगता है। जून 2026 आते आते भरत के पोस्ट्स और वीडियोस में अब सिर्फ सिस्टम के लिए शिकायतें नहीं थी, अब उसके अंदर एक गुस्सा था जो सिस्टम को चैलेंज करता और खुली धमकियां देने लगता है। 4 जून 2026 भरत तिवारी फेसबुक पर एक पोस्ट करता है। इस बार उसके पोस्ट में डेवलपमेंट या करप्शन की बात नहीं थी। उस पोस्ट में भरत जगदीशपुर के डीएम का एनकाउंटर करने की धमकी देता है और साथ ही अपने जान को खतरा बताता है और यह कहता है कि सिस्टम उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। पर यहाँ एक सवाल आता है कि क्या सिस्टम वाकई डर चुका था? क्या सिस्टम को सच में अपने एक्सपोज होने का खतरा सता रहा था? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या भरत सच में अटैक करने वाला था या ये बस सिस्टम के सोए हुए लोगों को जगाने के लिए था? 14 जून 2026 भरत फिर से एक बार पोस्ट करता है। अपने इस पोस्ट में भरत कहता है कि वो बहुत ही जल्द जगदीशपुर एसडीएम के इनकाउंटर की डेट अनाउंस करेगा और आगे वह यह भी लिखता है कि यहीं से एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भरत अब अपने हर एक पोस्ट में खुद को क्रांतिकारी बताने लगता है जो इस करप्ट और अंधी सिस्टम को बदलने निकला है। 15 जून 2026 को भरत एक और पोस्ट करता है। इस बार वह कहता है अगर 2 दिन में उसकी डेवलपमेंट से जुड़ी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपनी क्रांति शुरू करेगा। कुछ लोगों का कहना है इसी दौरान भरत अपनी सोने की चैन बेचकर एक पिस्तौल खरीद लेता है। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि भरत ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्तौल खरीदी होती है। क्या भरत को पहले से ही पता था कि वो इस लड़ाई में मारा जाएगा? 16 जून 2026 सुबह के करीब 6 बजे पुलिस की एक टीम बिलोटिया गांव पहुंचती है। उनका ऑब्जेक्टिव था भरत से बात करना, उसकी लोकेशन वेरीफाई करना और सिचुएशन को कंट्रोल करना। इसी बीच हाथ में पिस्तौल लिए बेड पर बैठा भरत पुलिस की तरफ पिस्तौल दिखाकर उन्हें वहां से चले जाने की धमकी देता है। इस घटना के बाद यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और देखते ही देखते लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और ठीक उसी रात जब भरत अपने छत पर सो रहा होता है तो उसे आसपास हलचल महसूस होती है और वह तुरंत फेसबुक लाइव कर देता है। लाइव के दौरान उसका कहना था कि पुलिस उसका एनकाउंटर करने आई है। कि बिहार पुलिस मेरा इनकाउंटर करने के लिए ये सब घर के नीचे सब छिप छिप के वार करने वाला है घात की तरफ। 17 जून 2026 सुबह के करीब 5:30 बजे भरत एक बार फिर से फेसबुक पर लाइव आता है। ये वही दिन होता है जिस दिन भरत का इनकाउंटर किया जाने वाला होता है। भरत अपने फेसबुक लाइव में कुछ ऐसा कहता है जो इस पूरे केस के डायरेक्शन को बदल देने वाला था। भरत कहता है कि पुलिस उसे पागल साबित करके ले जाना चाहती है। वो यही नहीं रुकता, भरत अपनी तुलना भगत सिंह से करते हुए बोलता है जब भगत सिंह देश के लिए लड़ रहे थे तो उन्हें भी पागल कहा गया था। आप सब ये देखिए, ये साला बिहार पुलिस जो है ये सब साला पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा कर भी मारते हैं। सुबह के करीब 9 बजे शाहपुर पुलिस और भोजपुर एसटीएफ की टीम बिलोटिया गांव पहुंचती है। बुलेट प्रूफ जैकेट, ऑटोमेटिक राइफल, वायरलेस कम्युनिकेशन और ऑपरेशन की पूरी तैयारी के साथ पूरे गांव को घेर लिया जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भरत को अपने साथ ले जाने नहीं बल्कि उसका एनकाउंटर करने के प्लान से ही आए हैं। हर पुलिस ऑपरेशन का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि वायलेंस को जितना हो सके उतना अवॉइड किया जाए। पुलिस भरत को पहले सरेंडर करने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर वो शांति के साथ उनके साथ चलता है तो भरत की सारी बातें सुनी जाएगी। और अगले ही पल भरत अपनी फेसबुक लाइव में कहता है कि अगर उसकी सारी बातें मानी जाएंगी तो वो हथियार रखने के लिए तैयार है। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है। और इतना कहने के बाद भरत अपने पिस्तौल पुलिस की तरफ फेंक देता है और कहता है चलिए हथियार रख दिया। हथियार इनको दे दिया गया और खुद को सरेंडर कर देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब भरत के हाथ में कोई भी पिस्तौल नहीं है
और वह अब पुलिस के साथ चलने लगता है। भरत के पीछे आ रहे उसके परिवार वालों को एसटीएफ की टीम वहीं रोक देती है। पुलिस का कहना था कि जब वो भरत को लेकर चल रहे होते हैं तो भरत उन पर अचानक से फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस का कहना था कि भरत रुक रुक के गोली चला रहा था और एसटीएफ की टीम उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है। पुलिस के मुताबिक भरत की फायरिंग से न सिर्फ पुलिस को बल्कि आसपास मौजूद सिविलियंस के जान को भी खतरा था। इसीलिए पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में भरत के पैर पर गोली मारी और फिर उसे पहले शाहपुर हॉस्पिटल और फिर पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ट्रीटमेंट के दौरान भरत की मौत हो जाती है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि भरत के सरेंडर कर देने के बाद पुलिस उसे कुछ दूर ले जाती है और फिर लोगों को 3 गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि 3 गोलियां लगने के बाद भी भरत जिंदा था और बाद में पुलिस गाड़ी के पास लोगों को 2 और गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ सवाल यह आता है कि जब भरत सरेंडर कर चुका था तो फिर उसके पास पिस्तौल कहाँ से आई और वह कैसे फायरिंग कर सकता है। इस घटना के बाद लोगों के बीच गुस्सा और आक्रोश बढ़ चुका था। यह केस अब बिहार से निकलकर नेशनल चर्चा का विषय बन गया और बिहार गवर्नमेंट पे लगातार बढ़ता प्रेशर को कम करने के लिए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। बिहार के सीएम ने इस पूरी घटना के जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया ताकि इस एनकाउंटर की परिस्थिति की जांच की जा सके। 23 जून को इस केस के आरोपी पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज की जाती है। भरत एक ब्राह्मण परिवार से आता था और वह खुद को एससी, एसटी और ओबीसी सबको एक समान मानता था। हैरानी वाली बात यह है कि भरत खुद भी एनकाउंटर कल्चर का बहुत बड़ा समर्थक था। भरत का मानना था कि एनकाउंटर के जरिए ही अपराधियों का सफाया किया जा सकता है। भरत उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फैन था और वह उनके बुलडोजर जस्टिस को भी सपोर्ट करता था। लेकिन भरत को खुद भी नहीं पता था कि वह एक दिन खुद इस एनकाउंटर कल्चर का शिकार हो जाएगा। पुलिस का कहना है कि भरत मेंटली अनस्टेबल था। अगर भरत मेंटली अनस्टेबल था तो उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज होना चाहिए था। प्रशासन को उसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए, ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। और दुनिया के किस डेमोक्रेटिक कंट्री में सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर करना सही है? क्या इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां करप्शन और महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर रखा है, वहां अपने हक और डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है? ये सिर्फ भरत की कहानी नहीं है, ये हर उस आम नागरिक की कहानी है जो इस दोगले सिस्टम से तंग आ चुका है पर कुछ बोलने से डरता है। इस देश में जहां एक पियून की नौकरी के लिए भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी है, पर इस देश की डेमोक्रेसी को चलाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी अनपढ़ गवार नेता इस डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करने लगता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम सब अभी भी चाहें तो एकजुट होकर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और भरत तिवारी को न्याय दिला सकते हैं। भरत तिवारी का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना से उतना शेयर कीजिए ताकि इस भ्रष्ट सिस्टम का पोल खुल सके। और कमेंट में बताइए कि क्या ये पब्लिक सर्वेंट पब्लिक पर रूल करने के लिए चुने जाते हैं या पब्लिक को सर्व करने के लिए चुने जाते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।